Assalamu alaikum. Let's start with question number 1. A train begins a journey from a station and travels 60 km in a time of 20 minutes. What is the average speed of the train? We need to find the speed, and we know the formula of average speed is total distance over time, total distance over total time, ठीक है? एंड जो हमारी रिक्वायरमेंट है इन द ऑप्शंस दैट इज मीटर पर सेकेंड, और हमें यहाँ पे जो गिवन है वो किलोमीटर्स और मिनट्स में है, तो हम लोग इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। 60 किलोमीटर को मीटर में करने के लिए वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 meters. So 60 kilometers will be 60 into 1000, that will be 60,000 meters. और अब मिनट्स की कन्वर्जन के लिए वी नो 1 minute has 60 seconds and 20 minutes will have how many seconds? We'll basically multiply 20 with 60 and we'll get 1200 seconds. अब हम इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे। टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया है 60,000 मीटर्स और टाइम हमारे पास आ गया है 1200 सेकेंड्स। हम इन 2 zeros को कैंसिल आउट कर लेते हैं एंड while dividing 600 with 12 we'll get the final answer C, which is 50. For question number 2, two runners take part in a race. The graph shows how the speed of each runner changes with time. अब हमारे पास ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है और अब इसके अंदर उसने हमें कहा है कि हाउ व्हाट डज द ग्राफ शो अबाउट द रनर्स एट टाइम टी। अब एट टाइम टी जो है हमने बताना है कि उनकी क्या रही स्पीड या जो भी उन्होंने स्टेटमेंट कही है। ए कहता है बोथ रनर्स आर मूविंग एट द सेम स्पीड एट दिस पॉइंट एट टी इंस्टेंट। इफ वी सी रनर 1 जो है उसकी स्पीड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करती जा रही है और यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, और जो रनर 2 है उसकी ग्रेजुअली इंक्रीज की है। और एट दिस पॉइंट बोथ ऑफ देम हैव indeed the moving at the same speed, so this seems to be correct, but let's see the other options as well. Runner 1 has zero acceleration. No, runner 1 does not have a zero acceleration, it has a constant acceleration क्योंकि हमारे पास speed constant आ रही है, तो constant हमारे पास acceleration होगी, not zero acceleration. Runner 1 is overtaking runner 2. At this point, no. At this point ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों equal जा रहे हैं. Runner 2 is slowing down, that's incorrect as well. That's why question 2 is correct. For question number 3, the graph shows how the speed of a van changes with time for part of its journey, in which labeled section is the van decelerating. A part के अंदर हमारे पास रिमेंबर स्पीड टाइम ग्राफ है, तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। तो हमने देखना है कि कौन सा ग्रेडियंट वाला पार्ट है जो डिसेलरेट कर रहा है। ए पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब यहाँ पे नो एक्सेलरेशन हो रही है। बी पे हमारे पास डिसेलरेट ही कर रहा है, तो बी आंसर बनता है क्योंकि सी पे वो रेस्ट पर है और डी पे वो एक्सेलरेट कर रहा है। A large stone is dropped from a bridge into a river. Air resistance can be ignored. Which rule describes the acceleration and the speed of the stone as it falls? तो एक रिवर है और एक लार्ज स्टोन है जो कि हमने ऊपर से फेंका है और उसने कहा एयर रेजिस्टेंस को आप इग्नोर करें, और अब बताएं कि एक्सेलरेशन और स्पीड ऑफ द स्टोन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे वो गिर रही होगी, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस हमारी अपवर्ड फोर्स होती है जिसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो हमारी एक डाउनवर्ड फॉल होगी जो कि स्पीड जिस वेट से वो एक वेट भी होगा इस स्टोन का, जिस स्पीड से वो करेगी वो ग्रेजुअली हमारी स्पीड इंक्रीज करती है। हमने फ्री फॉल के अंदर यही होता है कि हमारी स्पीड इंक्रीज करती है, तब तक इंक्रीज करती जाती है जब तक हमारा वेट और अपवर्ड फोर्स बैलेंस नहीं हो जाती। तो बट क्योंकि एक लार्ज स्टोन है उसका वेट बड़ा है और वो इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा, दैट्स वाई स्पीड ऑफ द स्टोन इज गोइंग टू इंक्रीज, और जो एक्सेलरेशन है वो वो बिल्कुल उसकी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि जितने टाइम पे जितनी इंक्रीमेंट हो रही है उसका ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट आ रहा होगा। हेंस बी पार्ट हमारा ये यू चूज होगा
तो हमारे पास बी आंसर आएगा, क्योंकि एक लार्ज अगर स्टोन है 1 सेकेंड के अंदर उसने लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकेंड उसने पास किया, इसी तरह उसने 2 सेकेंड्स में 4 मीटर पर सेकेंड किया होगा। उसकी स्पीड इंक्रीज कर गई है और टाइम भी साथ में इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। यानी ग्रेडियंट क्या होगा, हमने पढ़ा स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट आएगी इस वजह से। Question number 5. A car travels along a straight road. The speed time graph for this journey is shown, during which labeled part of the journey is the resultant force on the car 0. अब वो कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा पीरियड है इस सारी जर्नी के अंदर जिसमें रिजल्टेंट फोर्स जो है कार की 0 पे है, यानी कार इज एट रेस्ट। दैट्स व्हाट दे मीन। तो अब हमें देखना है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम लोग इसकी स्पीड को देख सकते हैं, साथ में हम एक्सेलरेशन भी देख सकते हैं। यानी हम पर्टिकुलरली लाजमी नहीं है कि वो रेस्ट पर ही हो। जब कार की रिजल्टेंट फोर्स 0 होती है या तो वो रेस्ट पर होता है या फिर ये होता है कि उसकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्स इक्वल होती है, यानी कि एक वो कांस्टेंट मोशन पर चल रही होती है, तब भी हमारी रिजल्टेंट फोर्स 0 होती है। देयर आर टू वेज, या रेस्ट होगी या फिर बैकवर्ड फॉरवर्ड फोर्स कांस्टेंट होगी। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास ए वाले पार्ट में स्पीड इंक्रीज करी है ग्रेजुअली, तो ग्रेजुअली स्पीड इंक्रीज करने में रिजल्टेंट फोर्स इंक्रीज कर रही होगी, एक साइड पे मोस्ट प्रोबेबली फॉरवर्ड्स जो है इंक्रीज कर रही होगी। बी में अगर हम लोग देखें, यहाँ पर सारी कांस्टेंट आ रही है, बैलेंस आ रही है, ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। So this is most probably the answer, but let's look at the other as well. सी में अगर हम देखें तो हमारे पास ये इंक्रीज करी है, कांस्टेंट है पर कांस्टेंट इंक्रीज करी है। यहाँ पर वो नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज, यहाँ पे वो कांस्टेंट है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, और फिर यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है डीप वाले में। सो डेफिनेटली बी इज द आंसर। For question number 6, an object moves at a constant speed for some time, then begins to de-accelerate. Which distance time graph shows this motion? अब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, हम इसको खुद ड्रॉ करते हैं। उसने हमें चीज़ें क्या बताई हैं, उसने कहा है एक ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है, यानी उसका जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर रहा है पर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। अगर हम लोग डी पार्ट में देखें तो यहाँ पे कांस्टेंट मोशन नहीं है, यहाँ पे एक इंक्रीज कर रहा है ग्रेजुअली, तो डी पार्ट तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। फिर अगर हम लोग देखें कांस्टेंट स्पीड हमारी पास इस तरह से बनेगी कि वो इस तरह से इंक्रीज करेगा। तो अगर हम ए में देखें तो ए में हमारे पास डिस्टेंस को दिखा रहा है कि नो डिस्टेंस हैव बीन ट्रैवल्ड। अगर हम इस फर्स्ट पार्ट में देखें तो इधर लग रहा है नो डिस्टेंस हैव बीन ट्रैवल्ड एंड इट्स ऑन रेस्ट अपेरेंटली, दैट्स नॉट पॉसिबल। So B and C actually gives the same answer so far. Then what it says, then it begins to accelerate. उसके बाद वो एक्सेलरेट करना शुरू हो गया, यानी कि उसकी स्पीड इंक्रीज होनी शुरू हो गई। पर यहाँ पे वो दिखा रहा है कि वो कांस्टेंट है और यहाँ पे कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रहा, तो ऐसा तो नहीं कहा उसने, तो B is wrong as well and C is the correct answer. Question number 7. A car travels at an average speed of 60 km per hour for 15 minutes. How far does the car travel in this time? अब उसने हमें डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस हमसे मांगा है और हमें स्पीड पता है और टाइम पता है, और स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम हमने फार्मूला लिख लिया। डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड हमारे पास क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। अब हमें देखना ये है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है किलोमीटर्स में, किलोमीटर्स में ही है हमारे पास। अगर मिनट्स देखें यहाँ पे आवर्स है, यहाँ पर मिनट्स हैं। अब इस 15 मिनट्स को हम एज इट इज़ नहीं लिखेंगे, हम इसको 15 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, क्योंकि हमने इसको मिनट से आवर्स में करना है, मिनट्स टू आवर्स, तो 15 डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा। इफ़ वी कैंसिल इट आउट वी विल गेट आवर आंसर विच इज़ 15 किलोमीटर
which is going to be the B as the answer. Question number 8. A ball is dropped from a tabletop. टेबल से एक बॉल ड्रॉप हुई है and air resistance may be ignored. Which row describes the velocity and the acceleration of the ball at point X? जब उसने कहा है एयर रेजिस्टेंस में भी इग्नोर्ड, इसका मतलब है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है जिसको हम लोग कंसिडर में लाएं, ठीक है। तो जो बॉल है हमने ऊपर से गिराई, अब उसने कहा है कि कौन सी ऐसी रो है जो कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को इस पॉइंट पे बता रही होगी। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ग्रेजुअली उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रही होगी एज इट इज फॉलिंग, बट जो वो इंक्रीज कर रही होगी वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही होगी, कोई इन अ कॉन्स्टेंट टाइम एक रेशो जो होगी वो कॉन्स्टेंट जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल दी पिछले क्वेश्चन में, जैसे अगर एक सेकेंड, बहुत ये तो बिल्कुल भी एक सेकेंड या बहुत ही माइनर सेकेंड होंगे, 0.5 सेकेंड होंगे, बट जस्ट फॉर द एग्जाम्पल 1 सेकेंड में अगर वो 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर भी नहीं है तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड अगर वो ट्रैवल कर रही है बॉल, तो 2 सेकेंड्स के अंदर वो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड ट्रैवल कर रही होगी। हेंस इट्स गोइंग टू बी कांस्टेंट, नो, वेलोसिटी हमारी इंक्रीजिंग होगी और एक्सेलरेशन हमारी कांस्टेंट होगी। सो बी इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर 8 क्वेश्चन। For question number 9, the diagram shows the speed time graph of a car. ये कार का speed time graph है, which area represent the distance traveled while the car is accelerating. अब वो कह रहे हैं कि कौन सा एरिया है वो डिस्टेंस ट्रैवल को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे कार एक्सेलरेट करी है। कार हमारी सिर्फ इस पोर्शन में एक्सेलरेट करी है और इसके अंडर डिस्टेंस x है, hence A is going to be the answer. Question number 10. Two distance graphs, time graphs and two speed time graphs are shown. Which graph represents an object that is at rest? अब हम लोग डिस्टेंस टाइम देखें तो इसके अंदर डिस्टेंस जो है वो ग्रेजुअली टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब है कि वो एट रेस्ट नहीं है। सो ए इज नॉट द आंसर। इफ यू लुक एट बी, इसके अंदर वो दिखा रहा है कि एक वो सर्टेन पॉइंट पर वहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रहा, एक ही रह रहा है, टाइम बढ़ी जा रहा है पर डिस्टेंस वही है, then that means it shows that it is at rest. It seems to be the answer, but let's look at the next ones. So इसके अंदर वो दिखा रहा है कि स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली इट्स नॉट एट रेस्ट। इसमें वो दिखा रहा है कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड, तो इट्स पॉसिबल कि हमारे पास अगर एक गाड़ी ट्रैवल हो रही है इन अ कांस्टेंट मोशन बट वो ट्रैवल हो रही है तो उसकी स्पीड है, वरना वो स्पीड 0 होती। सो देन इट्स नॉट द आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज पार्ट बी। Question number 11. A geologist compares the volume of three rocks X, Y, Z. Three measuring cylinders contain different volumes of water. He places each rock into one of the measuring cylinders. एक measuring cylinder के अंदर उसने rock डाल दिया and then हमें before and after दिखाया। अब हमने volumes को check करना है। So initially it was 20 and then it was 70. So the volume of this rock is 50 because 70 minus 20. For Y, it was initially it was final it was 75, 76, 77, 78, and previously it was 25, 26, 27. So when we subtract 78 from 27 we get 51, and to find the volume of Z it's 79 and this is it's 33. So 79 minus 33, that's 46. So we have to find out which is the largest volume. Largest is Y. And then we have 50x, it should be x, and then Z. So B should be the answer for this part. For question number 12, a car moves with constant speed and then constant acceleration. Which graph is the speed time graph for the car? अब इसमें हमारे पास कांस्टेंट स्पीड थी, यहाँ पे अगर ए में देखें तो यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड नहीं है, ये एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक्सेलरेशन का अगर ग्राफ बनाएंगे तो इसका इतने से पार्ट का, सिर्फ इतने से पार्ट का ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। हेंस इट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बट वो बाद में आनी चाहिए, देन है ना, देन के बाद। तो स्टार्टिंग में वो कांस्टेंट स्पीड है, यहाँ पर वो इंक्रीज कर रही है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है,
ए गलत। बी में स्पीड कांस्टेंट है रिगार्डलेस, बट क्योंकि वो जीरो है इसलिए वो कांस्टेंट है, बट स्टिल इट्स रॉन्ग क्योंकि वो रेस्ट पर है। सी में इफ यू लुक एट इट, यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड, यस स्पीड इज कांस्टेंट, सेम कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, दैट्स नाइस। एंड देन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसके बाद एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। एंड यस एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है क्योंकि इसका ग्राफ अगर हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का बनाएं इस सी पार्ट का, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा कि हमारी स्पीड इस तरह होगी और एक्सेलरेशन क्योंकि वो कांस्टेंट आ रही है, इट विल बी लाइक दिस। इस तरह का ये ग्राफ होगा अगर वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का हम लोग बनाएं। सो सी इज द आंसर बिकॉज डी इज रॉन्ग, यहाँ पे डिसेलरेट होना शुरू हो गया है। व्हाट डज द एरिया अंडर ग्राफ of a speed time graph represent? So area under a speed time graph, that is distance traveled, and that is D part. For 14, a car travels 100 kilometers. The journey takes 2 hours. The highest speed of the car is 80 km per hour and the lowest speed is 40 km per hour. What is the average speed of the journey? We know the formula for average speed, that's total distance over total time. हमें पता है कि जो कार है वो 100 किलोमीटर्स पे है और टाइम जो है वो 2 आवर्स लगे हैं, सो दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर, जो कि पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड आई है, दैट इज गोइंग टू बी बी। नाउ यू माइट बी थिंकिंग व्हाट्स द पर्पस ऑफ 80 एंड 40 किलोमीटर पर आवर? दैट इज सम information that was unnecessarily provided in the question to confuse most probably, बिकॉज उसने हमें बता दिया कि कार 100 किलोमीटर चल गई, हमारे पास डिस्टेंस आ गया। उसने हमें बता दिया कि उसने 2 घंटे लग गए, उसने हमें टाइम भी बता दिया। फिर उसने अगर स्पीड भी बता दी है हमें, तो उसने एवरेज स्पीड क्यों पूछी? क्योंकि हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यही है ना, टोटल डिस्टेंस यानी टोटल जर्नी का टाइम और डिवाइड बाय टोटल टाइम, जो कि टोटल जर्नी का टाइम है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो वो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ये उसने सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दिया कि हाईएस्ट स्पीड कार की 80 थी और लोएस्ट 40 थी, एवरेज स्पीड हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर आएगी। For question 15, the speed time graph shows the motion of a car. So there is a car P from Q to R. Which row describes the motion? तो P से Q क्या हो रहा है हमारे पास? हमारे जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है, यहाँ पर इंक्रीज कर रही है स्पीड। अगर हम लोग एक्सेलरेशन की यहाँ पे बात करें तो एक्सेलरेशन यहाँ पे वो एक्सेलरेट कर रही है, जो P से Q तक है वो एक्सेलरेट करके ऊपर जा रही है, तो इससे स्पीड इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेट कर रही है। Q to R क्या है? स्पीड कांस्टेंट है एंड देयर इज नो एक्सेलरेशन एट दिस पॉइंट। यहाँ पे एक्सेलरेशन है, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है। So between P and Q, it's moving at constant speed. No, it's not moving at constant speed. It's accelerating. और सेकेंड में वो स्पीड कांस्टेंट है। नॉट मूविंग इज रॉन्ग, वो मूव कर रही है इसीलिए उसकी स्पीड कोई है, वरना अगर वो नॉट मूविंग होता तो यहाँ पर होना चाहिए थी अगली लाइन। So it is moving at constant speed. Hence A is going to be the answer for 15. For question 16, the diagram shows the distance time graph of an object. अब हमने बस बताना है क्या कर रहा है। Definitely we can see from the ग्राफ के it's on a constant speed, क्योंकि distance time ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो स्पीड होता है। तो स्पीड हमारे पास, स्पीड का अगर हम लोग बनाएं स्पीड टाइम ग्राफ का, तो वो इस तरह की बनेगी। So it is moving at constant speed. So B is the answer. Question number 17. A tennis player hits a ball hard and 0.40 second later hears the echo from the wall. So अब उसने ये टेनिस बॉल किया है, यहाँ पे वॉल है, ठीक है, that's a very clumsy wall. Let's say it's a wall like this. तो वॉल है, उसके साथ इसने बाउंस बैक किया है एंड देन आफ्टर 0.4 सेकेंड्स उसको जो है वो एको की आवाज़ आई है
और उसने स्पीड बताई है साउंड की जो है 330 मीटर पर सेकेंड, और उसने हमसे पूछा कि हाउ फार अवे इज द प्लेयर फ्रॉम द वॉल। प्लेयर जो है वो वॉल से कितना दूर है, वो इसका डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। अब ये एको वाला कॉन्सेप्ट मेजरली डिस्कस होता है वेव्स वाले चैप्टर में, because the rest of the questions are majorly from the starting kinematics chapters. So just wanted to mention that this topic will be further discussed in the waves chapter. And so let's discuss this particular question. So what happens here is that you have this formula. Let's say speed is equal to distance over time, or we can just simply stick to the one. Distance is equals to speed multiplied by time. सो इन दिस केस हमारे पास 330 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, और टाइम जो है जो उसने एको के बाद सुना वो था 0.4। अब ये डिस्टेंस जो आ रहा है वो डिस्टेंस किस चीज़ का आ रहा है, इस बॉल का इस जगह पे जाने का और फिर वापस आने का। तो ये डबल डिस्टेंस हमारे पास आएगा क्योंकि उसने 0.4 सेकेंड लेटर एको में सुना था, और एको हमेशा बाउंस बैक करके आता है, यानी डबल डिस्टेंस के साथ आता है। तो अभी हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, तो हमारे पास अभी डिस्टेंस आएगा 132 मीटर्स, बट दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज द डबल डिस्टेंस। तो हमें सिर्फ एक डिस्टेंस, उसने बस हमसे पूछा कि प्लेयर कितना दूर है वॉल से, तो हमने सिर्फ ये निकालना है, हमने इसको जाकर वापस आना नहीं है। तो 132 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 66 मीटर्स एंड ए इज गोइंग टू बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द ग्राफ represents the motion of a car. What is the distance traveled by the car while it is moving at a constant speed? If we look at it, constant speed कहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, यहाँ पे भी डिक्रीज कर रही है। सो दिस इज द ओनली पोर्शन जहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट स्पीड है, तो हमने उसका डिस्टेंस निकालना है, यानी एरिया अंडर ग्राफ। सो दिस इज 0, दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 15, दिस इज 20, दिस इज 25। तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 25 माइनस 15 विच इज 10। तो ये हमारे पास 10 सेकेंड हो गए, और यहाँ पर हाइट दी हुई 10। सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 बिकॉज लेंथ इंटू ब्रेथ, यही फॉर्मूला होता है एक स्क्वायर का, रेक्टेंगल का। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 100 मीटर्स, दैट इज गोइंग टू बी द ए। For question number 19, a car travels along the route PQRST in 30 minutes. What is the average speed of the car? So average speed's formula is distance over time. So it's basically total distance over total time. So total distance is going to be 10 plus 5 plus 10 plus 5. So 10 plus 5 plus 10 plus 5, that's going to be 30 kilometers. And उसने हमें 30 minutes दिया, और हमारे क्वेश्चन में R required है, we have to convert it to R. So we will have 3/6 1/2 R. So total distance is 30 divided by total time 1/2. We will get the final answer 60 km per hour. So option D should be the final answer. For question number 20, the table shows the readings on a car speedometer at 5-second intervals. हर 5 seconds के बाद उसने speed हमें दिखाई है. Which row describe the speed and the acceleration of the car? तो अगर हम लोग speed देखें तो पहले 0 से 30 5 seconds में, फिर 30 से 50 5 seconds में further, फिर यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पे 30 का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे 20 का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे 10 का इंक्रीमेंट हुआ, और यहाँ पे फिर 5 का इंक्रीमेंट हुआ। तो अगर हम लोग स्पीड को ओवरऑल देखें तो स्पीड हमारी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि वो 0 से 30 से 50 फिर 60 फिर 65 पे गई, तो स्पीड हमारी इंक्रीज कर रही है। ए और बी हमारे पास आंसर्स नहीं हो सकते। पर अगर एक्सेलरेशन देखें, एक्सेलरेशन यानी कि हमारा ग्रेडियंट होता है स्पीड टाइम का, उनके कंपैरिजन में हम लोग निकाल रहे होते हैं। तो उस सेंस में अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमारी एक्सेलरेशन जो है वो वेरी कर रही है, चेंज कर रही है। इज इट 0? नो इट्स नॉट, बिकॉज इट्स नॉट लीनियर, सारे एक जितने इंक्रीमेंट्स नहीं हैं
यहाँ पे तो +5 वाले इंक्रीमेंट्स हैं सारे, पर यहाँ पर इंक्रीमेंट्स डिफरेंट आ रहे हैं, तो वो वेरी कर रहा है एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो. Yes, that's correct. Acceleration is not zero. For question number 21, the diagram shows the distance time graph of for a car at which labeled point is the car moving with the constant speed. तो अगर हम लोग constant, अब हमारे पास ये है distance time graph. अब हमने इसके gradient को सोचना है क्योंकि हमने constant speed के बारे में सोचना है. A को भी हम देखते हैं, B पहले देख लेते हैं. B में हमारे पास distance यहाँ पर travel नहीं हो रहा, डिस्टेंस सेम जा रहा है, तो इसका मतलब है स्पीड हमारी होगी नहीं, तो बी इज नॉट द आंसर. सी तो ऑलरेडी हमें बता रहा है कि डिस्टेंस ही नहीं है, तो रेस्ट पर है, बिल्कुल ही रेस्ट पर है, तो दिस इज नॉट द आंसर एज वेल. डी भी सेम बी वाली सिचुएशन, इट्स नॉट कॉन्स्टेंटली, एंड ए विल बी द फाइनल, जो कि ऑब्वियसली सिर्फ एक आंसर है, सही आंसर है, क्योंकि डिस्टेंस हमारा ग्रेजुअली वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है. डेफिनेटली अगर वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है डिस्टेंस, तो वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा होगा. That's it for question 21. For 22, the graph represents the motion of a train traveling between two stations. और अब वो कहते हैं which statement about the train is correct, that its acceleration takes a longer time than its deceleration. क्या इसकी acceleration ज़्यादा time ले रही है than its deceleration? Definitely not, because उसकी acceleration सिर्फ 100 seconds ले रही है और deceleration उसकी 400 seconds ले रही है. So that's wrong. It travels at a constant speed for less than half of its journey time. So basically they are saying कि क्या वो constant speed के साथ move करी है अब कर अपने half of its journey time के साथ. We can see कि यहाँ पे हमारे पास 100 है, 100 seconds में accelerate किया, यहाँ 400 seconds में accelerate किया, तो यानी total 500 seconds में वो constant speed पे नहीं था, और बाकी हमारे पास 400 seconds रहे जिसके अंदर वो constant speed में था. It travels at constant speed for less than half of its journey time. That's true, but let's see the next ones as well. It travels 2000 meters in the first 100 seconds. In the first 100 seconds वो 20 meter per second चला. So let's find कि क्या वो 2000 meter था for area, क्योंकि हमारे meters हैं और स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर ग्राफ था उसी से हमें डिस्टेंस मिलता है. So half multiply base into height, so half into 100 multiplied by 20, so that's 2 into 10, so the final answer is 1000 meters, not 2000, so that's wrong. It travels 10,000 meters at the constant speed, so we need to find the area of this part now. So length into breadth, length is 400, because 100 till 500 it's 400, 500 minus 100 400 आ जाएगा. ब्रेथ के लिए यानी ये हाइट के लिए जो होगा ये हमारे पास 20 है, so that's 8,000, not this, so B is the correct answer. A car travels 6 kilometers along a main road in 6 minutes. It then travels 2 kilometers along a minor road in 6 minutes. ठीक है, which calculation of average speed for the whole journey is correct? If you look at it, हमें average speed का क्या formula होता है? It's total distance divided by total time. तो अगर हम लोग अपने पास खुद कैलकुलेशन करें rather than looking at it, क्योंकि जब भी हम लोग ऑप्शन को देखते हैं हम मोस्ट प्रॉब्ली कंफ्यूज हो जाते हैं. तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 6 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, इट इज गोइंग टू बी 8 डिवाइड बाय 6 मिनट्स प्लस 6 मिनट्स, दैट्स गोइंग टू बी 12 मिनट्स, और ये किलोमीटर होने चाहिए. नाउ लुक एट दिस, 8 divided by 12, that's what we said, so A should be the answer. 12 divided by 8, no, we cannot switch it, क्योंकि हमेशा ऊपर डिस्टेंस आता है नीचे टाइम आता है, और हम बाकी हम प्लस भी नहीं करते मल्टीप्लाई भी नहीं करते, so definitely A is going to be the answer. For question 24, which distance time graph represents the motion of an object moving at a constant speed? For this हमें देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि constant speed चल रही है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो उसका ग्रेडियंट सोचना है, यानी अगर वो constant speed यानी वो इस तरह से होनी चाहिए.
तो इससे पहले डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ हमारे पास होगा वो डेफिनेटली कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा होगा, फिर ही वो कांस्टेंट स्पीड पर आएगा ना, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा होगा, उसका डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा, एंड दैट्स ओनली इन डी पार्ट। सी में तो वो हमें दिखा रहा है कि नो डिस्टेंस इज कवरिंग, इसमें डिक्रीज हो रहा है, इसमें कांस्टेंट नहीं होगा, इंक्रीज तो कर रहा है पर कांस्टेंटली नहीं हो रहा, hence D is the answer. The graph shows how the speed of a car changes with time. Speed हमारी 14 है, time हमारा 24 है, which calculation gives the distance traveled by the car in 24 seconds. तो distance हमें इस तरह निकालेंगे, half into breadth into height, half multiplied by breadth, that's going to be 24 and multiply by 14. So if we look at it, हमें इसमें ये चीज़ गलत नहीं, 24 over 14 भी नहीं है, it's basically 24 multiplied by 14 divided by 2, so that's in C part only. For question number 26, a car takes 15 minutes to travel a long route that is 20 km long. अब average speed निकालनी है, speed का वही formula, distance over time. अब हम लोग अगर options में देखें, हमारे पास hours में है, यहाँ पे हमारे पास minutes हैं, so we need to convert it into hour, so it is going to be 15 over 60 hour. So अगर हम लोग इसका फॉर्मूले में पुट इन करें, distance is 20 and time is going to be 15 divided by 60. So if we put this, or let's solve it further, 15 divided by 60 is 0.25, and once we do that, we will get the final answer, that is 80. So 80 km per hour, that is going to be C. For question number 27, the graph shows how the speed of a car changes with time. Speed इस तरह से change हो रही है, between which two times is the car stationary. car stationary कहाँ पर होगी, हमें इन दो points के दरमियान हमने बताना है कि वो कहाँ पर है. डेफिनेटली यहाँ पर इंक्रीज करी है स्पीड, तो यहाँ पर वो स्टेशनरी नहीं होगा, यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड है, वो यहाँ पर बिल्कुल स्टेशनरी नहीं है, यानी कार स्टेशनरी का मतलब कि कार रेस्ट पर तो नहीं, इधर भी नहीं है, बट x टू y अगर हम लोग देखें, यहाँ पे कार स्टेशनरी है क्योंकि यहाँ पे कोई स्पीड इंक्रीज या कुछ भी नहीं हो रहा, सो हेंस D is the answer for this part. For question 28, a man stands by a railway track, a train traveling at 40 meters per second to takes 2 seconds to pass the man. What is the length of the train? In other words, वो हमसे लेंथ की जगह हम लोग उसको कह सकते हैं वो हमसे डिस्टेंस मांग रहा है. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड इज 40, time is 2 seconds, and the units are correct as well, so 80 meters, so hence D will be the answer. For question number 29, an aeroplane flies from town X to town Z, stopping for 1 hour at town Y. यहाँ पर उसने 1 hour का stay किया है. To pick up more passengers, the distances between the towns are shown in the diagram, 300 kilometers and 200 kilometers. The total time taken between leaving X and arriving Z is 3 hours. यानी वो जब X से निकला और Z तक पहुंचा तो उसको 3 घंटे लग गए. तो average speed of the aeroplane in the air, that's very important, क्योंकि उसने हमें यहाँ बताया कि वो 1 hour यहाँ पे stay किया, तो we have to minus 3 minus 1, that is going to be 2. और अब हमने speed निकालनी है, speed is distance over time, and distance जो हमारे पास आ रहा है वो है 300 plus 200, total distance हम लोग यूज करेंगे ना, divided by time जो होगा वो 3 minus 1 यानी कि 2 hours, क्योंकि उसने in the air mention किया हुआ है. So 500 divided by 2, C will be the answer. Which person is experiencing an acceleration? Acceleration is change in velocity with respect to time. With respect to time. A driver of a car that is braking to stop at traffic lights. So एक ड्राइवर है, वो कार को ब्रेक लगा रहा है, तो उसकी डेफिनेटली जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, यानी स्पीड उसकी चेंज हो रही है, स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है विद द टाइम. So it indeed is acceleration because you are experiencing a change in velocity.
So A should be the answer. Let's look at the other parts. In the case जहाँ पे आपसे वो scenarios या इस तरह के statement discuss कर रहे हो, make sure you go through all of the statements. For B part, a passenger in a train that is stationary. Stationary का obviously means that's wrong. A shopper in a large store ascending an accelerator, moving stairs at a uniform rate. It's a uniform rate जहाँ पे एक constant, जहाँ पे जब हमारे पास constant speed आ जाएगी ना, तो वहाँ पर there is no acceleration. Hence C is not the answer. A skydiver falling at constant speed, again constant, that's wrong. For question number 31, a car travels at various speed during a short journey. The table shows the distance traveled and the time taken during each of the four stages P, Q, R, S. During which two stages is the car traveling at the same average speed? अब हम लोग चेक कर लेते हैं. डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमारे पास यहाँ पर 1.8 किलोमीटर्स और जो है टाइम टेकन वो हमारे पास 2 मिनट्स. तो अगर हम लोग इसको चेक करें 1.8 डिवाइड, बिकॉज अगर हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला इज डिस्टेंस ओवर टाइम, so 1.8 divided by 2, that's 0.9. For Q, it's 3.6 divided by 2, that will be 1.8. For R, 2.7 divided by 4, we're going to get 0.675. For S, 2.7 divided by 3, we're going to get 0.9. And it's very obvious that P and S are those which has the same average speed, so B is the answer. For question 32, a heavy metal ball falls vertically downward through air past four equally spaced J, K, L, M. इन सबसे ये metal ball जो है वो पास करके गुजरी है. The time taken to fall from one level to another level is measured, but where is the speed of the ball greatest and which time is the shortest? It's definitely because हमारा जब metal ball है, जब वो नीचे जा रहा है तो eventually उसकी जो speed है वो बढ़ती जाएगी. So the speed will be the greatest at this point. Speed यहाँ पर हमारी पास greatest होगी. Because speed हमारे, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी से distance travel कर लिया जाएगा, जल्दी speed होगी. Hence we can also say कि time भी यहाँ पर shortest होगा. क्योंकि अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम भी शॉर्टेस्ट होगा, क्योंकि ये यहाँ पर अभी अभी ड्रॉप की गई है. तभी इसके अंदर अगर हम लोग मुख्तलिफ टर्म्स में लेकर जाएं, वी कैन ऑल्सो से कि इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होती है जो कि अभी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर स्पीड हमारी एट द लोएस्ट लेवल ग्रेटेस्ट होती है. क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारी डाउनवर्ड्स में मैक्सिमम होती है, एट द हाइट हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हाईएस्ट होती है, जिसकी वजह से स्पीड स्लो होती है. Hence, we can say speed is greatest between L and M. L and M, yes, these 2 points. Time is shortest between L and LM. So it's D. The diagram shows the speed time graph for a train as it travels along a track. For which part of the graph is the train speed changing at the greatest rate? At the greatest rate यानी कि जहाँ पर हमारे पास gradient जो है वो maximum है. मैक्सिमम ग्रेडियंट का मतलब ये है कि जहाँ पे हमारे पास सबसे स्टीपेस्ट स्लोप है. यानी अगर एक माउंटेन है और एक रोड है, या फिर हम लोग ये कह लें एक बम्प है, स्पीड बम्प है, तो माउंटेन के लिए माउंटेन का ग्रेडियंट अगर देखा जाए यानी उसकी स्लोप ज़्यादा है, तो दैट्स व्हाट वी वांट. स्पीड ब्रेकर यानी बम्प जो है वो इतना ज़्यादा, उसका ग्रेडियंट इतना ज़्यादा नहीं है. तो हम लोग यहाँ पर इसको देख रहे हैं बेसिकली कि कहाँ पे हमारे पास स्पीड माउंटेन पे जैसे ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है वैसा हमारे पास ग्रेडियंट बन रहा है. तो P2Q तो ये कांस्टेंट है, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पे तो कोई ग्रेटेस्ट रेट है ही नहीं. सो दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर. Q2R, yes it is, but let's compare with the others as well. हम लोगों ने यहाँ से इस चीज़ को देखना है. तो अगर हम लोग ये देखें तो हमारी स्लोप यस ये डायगोनल है पर बहुत ज़्यादा नहीं है. लेट्स सी अदर्स. अगर हम लोग अब R2S देखें, सो वी हैव अ कंसिडरेबल, काफ़ी स्टीपेस्ट है ये. एंड इफ वी लुक एट S2T, इट्स वेरी लेस स्टीप. इधर स्लोप बहुत ज़्यादा नहीं है तो S2T भी नहीं है. It's either Q2R or R2S.
बट वी कैन ऑलरेडी टेल जो लाइन ज़्यादा वर्टिकल की तरफ ज़्यादा जा रही है दैट्स R2S, सो R2S शुड बी द आंसर। Q2R कंपैरिजन में कम है। A small steel ball is dropped from a low balcony. So एक बॉल है वो एक छोटी सी बालकनी से नीचे गिराया गया है। हमने ये रेजिस्टेंस को इग्नोर किया है क्योंकि डिस्टेंस कम है। अब हमने बताना है क्या हो रहा है। इट फॉल्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्चुअली यस। व्हाई? बिकॉज स्पीड जो है वो इंक्रीज कर रही है, पर स्पीड इंक्रीज जो कर रही है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती है। क्योंकि अगर बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल जैसे मैंने पिछले पार्ट्स में भी दी कि 1 सेकेंड्स में अगर ये 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड पास थ्रू किया या 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड पास थ्रू किया, तो 2 सेकेंड्स के अंदर इसने 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड पास किया। तो जो रेशो है वो कांस्टेंट है, यानी कि जिसका ग्रेडियंट है वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। इस वजह से हम लोग इसका जो एक्सेलरेशन होगी वो कांस्टेंट है, क्योंकि ग्रेडियंट ही एक्सेलरेशन है। Hence A should be the answer. It falls with constant speed. No, it falls with increasing speed. It falls with decreasing speed. That's wrong. It falls with increasing acceleration. No, it falls with constant acceleration. Hence A is the answer. The graph shows how the distance traveled by a vehicle changes with time. Which row describes the speed of the vehicle in each section of the graph? अब P से Q में हमने स्पीड के बारे में बताना है, रिमेंबर। सो P टू Q हमारा डिस्टेंस यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, पर यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट स्पीड है। फिर Q टू R में हमारे पास स्पीड जो है वो खत्म हो गया है क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रहा, डिस्टेंस कांस्टेंट है, हेंस जीरो स्पीड। उसके बाद R टू S हमारे पास डिक्रीजिंग है, पर फिर भी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रही है। So which row describe the speed of the vehicle? P to Q, it's constant speed. Oh, decreasing is not decreasing, तो distance decrease कर रहा है, decreasing distance but constant speed. Okay, so constant and then 0 0, that's correct. Constant. So A is the answer. A car is moving downhill along a road at a constant speed. Which graph is the speed time graph for the car? कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। यहाँ पे तो बिल्कुल ए पे स्पीड है ही नहीं, बी में वो इंक्रीज कर रहा है, दैट्स रॉन्ग। सी में इट्स कांस्टेंट, सो सी शुड बी द आंसर। डी में डिक्रीज कर रहा है, हेंस सी विल बी द आंसर क्योंकि वहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है। इन अ रेस अ कार ट्रैवल 60 टाइम्स अराउंड द 3.6 किलोमीटर ट्रैक, यानी वो अगर एक ट्रैक पर 60 टाइम्स टर्न किया तो इसका मतलब है उसको 60 मल्टीप्लाई बाय 3.6 किलोमीटर वो चला है, यानी कार मूव किया है, और इसको 2.4 आवर्स लगे हैं। एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस इज 60 multiplied by 3.6 divided by the time, which is 2.4. When we will put it into our calculator we will get the answer B, which is 90 km per hour. Question number 38. An object moves initially with constant speed and then with constant acceleration. अब हमने स्पीड को देखना है। स्पीड हमारे पास कांस्टेंट होनी चाहिए इन अ स्पीड टाइम ग्राफ, यानी उसकी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस, इस तरह स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ए में इस पार पोर्शन में दैट्स रॉन्ग, सो ए इज रॉन्ग। बी में इतना पोर्शन दैट्स करेक्ट। हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसमें भी सारा पोर्शन गलत है क्योंकि इनमें कोई कट ही नहीं किया हुआ। डी इज ऑल्सो रॉन्ग, सो बी में आगे देखते हैं कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, यस, क्योंकि अगर स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, कांस्टेंट इंक्रीज कर रही है स्पीड, तो इसका जो ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही होगा डेफिनेटली। सो बी इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन पार्ट 38. Next we have question 39 and I think that's repetitive. That's the same question as before. Then question number 40, that's also the same question as before. The answer was X and Y. Question 41, I think, oh, it's a little different. A similar but a little different. The values are a little different. यहाँ पर हमारे पास speed है, यहाँ पर हमारे पास time है, और उसने length of the train कहा है, which is basically the distance. So the formula of distance is speed multiplied by time. Make sure you use the correct formula.
Speed is 30 multiplied by 3, which is time, so you will get 90 meters, and D should be the answer. For question number 42, the speed time graph shown is for a car moving in a straight line. What is the acceleration of the car when the time is 40 seconds? At 40 seconds हमारे पास acceleration क्या है इस peak point पे? So if we look at it closely, we can see कि यहाँ पर हम लोग का जो gradient है कि हमारे पास ये curve है, तो हम curve में स्ट्रेट टेंजेंट्स ले सकते हैं. यानी टेंजेंट क्या होता है कि कोई एक कर्व जो है उसको एक पॉइंट पे टच करो और उस पॉइंट का फिर हम लोग ग्रेडियंट ले लेते हैं. यानी लेट्स से let me make an example for you. There is a graph like this. There's a graph like this, and if you want to find इस पॉइंट पे ग्रेडियंट, तो आप इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करोगे जो कि उसको सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा, और फिर इसके जो कोऑर्डिनेट्स जो हैं दो ले लोगे और फिर उससे ग्रेडियंट फाइंड कर लोगे, तो आपको इस पॉइंट पे ग्रेडियंट मिल जाएगा. सिमिलरली अगर हम लोग इस पॉइंट पे देखें जो कि 40 सेकेंड्स पे, तो दैट्स अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का जो ग्रेडियंट होता है दैट्स ऑलवेज जीरो. So the acceleration of the car at time 40 is going to be a, that is 0 meter per second square. Question number 43, that is same as before, they are running at the same speed. Question number 44, that's also the same, the answer should be B. I think that's repetitive again. Okay, question number 46, below are four statements about acceleration. Which statement is incorrect? Acceleration always involves changing speed. Which statement is not correct? That means वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है. Which statement is incorrect? Or so acceleration always involves changing speed, and that is not correct, because it's not always about changing speed, because sometimes it's also about change in direction, क्योंकि हमारे पास जो acceleration है that's change in velocity over change in time. So even though we usually commonly say speed, but in the back of the mind there is the direction that we are taking care of, so that's the answer. But changing direction always involves acceleration. Yes, whenever there's a changing direction, so that's involves. Changing speed always involves. Yes. Change circular motion always involves acceleration. Yes, because at circular motion your direction is constantly changed. The question was really easy, but it was the back way around. अगर यहाँ पे question लिखा होता ना changing speed always involves acceleration, यानी अगर ये स्टेटमेंट ये चेंजिंग स्पीड पहले लिखा होता और ये बाद में होता तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होती. और इनमें से कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो कि एक्सेलरेशन पहले होती है और चेंजिंग डायरेक्शन बाद में होता, अगर लिखा होता एक्सेलरेशन ऑलवेज इन्वॉल्व्स चेंजिंग डायरेक्शन, तो वो फिर से इनकरेक्ट हो जाता. तो द क्वेश्चन को रिफ्रेज करना पड़ना था, बाकी इट्स इजी, इट्स सिंपल कॉन्सेप्ट. Question 47 is also repeated. The answer should be C, as we discussed कि constant speed starting में होनी चाहिए and then it should be accelerate. Question number 48. A heavy object is released near the surface of the earth and falls freely. Air resistance can be ignored. The which statement about the acceleration of the object due to the gravity is correct? The acceleration depends on the mass of the object. No, that's not correct. Acceleration is not dependent on the mass of the object only. The acceleration depends on the volume of the object. No. The acceleration is constant. Yes, because we are talking about acceleration of the object due to the gravity. क्योंकि एक हैवी ऑब्जेक्ट है जो कि रिलीज किया वो फॉल फ्रीली कर रहा है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट होगी उस सिनेरियो में, क्योंकि वो ऑलरेडी फॉल फील कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है. जब फ्री फॉल कर रहा होता है आपकी एक्सेलरेशन जो होती है वो कांस्टेंट होती है, तभी आप freely fall कर पा रहे होते हो, तो C will be the answer. The acceleration is initially zero and increases as the object falls. No, that's the downward, that's the upward force, जो कि ऐसा होता है कि आप
स्टार्टिंग में वो ज़ीरो होती है अपवर्ड फोर्स, क्योंकि आप रेस्ट पर होते हो। आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती जाती है, तब तक बढ़ती जाती है जब तक आपका वेट के वो बराबर नहीं हो जाती, और जब वो वेट के बराबर हो जाती है तो आप वो फ्री फॉल करने लग जाते हो, जो इस केस में हो रहा है। And finally, the last question of this topical, an object is released from rest and falls to earth. एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था और वो अर्थ की तरफ गिरा। During its fall, the object is affected by air resistance, यानी ये बॉल है या कुछ भी ऑब्जेक्ट है, उसको एयर रेजिस्टेंस यानी कि अपवर्ड फोर्स ने इफेक्ट किया है, और एयर रेजिस्टेंस इवेंचुअली एक कांस्टेंट वैल्यू में चला गया है। अब इसमें क्या हो रहा है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो सक्सेसिव स्टेजेस यानी कॉन्टिन्यूस स्टेजेस ऑफ दिस मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे करेक्ट होंगी, कि स्टार्टिंग में हमारे पास एयर रेजिस्टेंस क्योंकि बढ़ रही है तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो होगी वो डिक्रीज करती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि वो ऑपोजिट फेस में है, ऑपोजिट होगी तो वो एक्सेलरेशन डिक्रीज करती जाएगी तब तक जब तक हमारे पास ज़ीरो एक्सेलरेशन नहीं हो जाती। जैसे ही ज़ीरो एक्सेलरेशन होगी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल में चला जाएगा। एक ऑब्जेक्ट है स्टार्टिंग में अगर वो रेस्ट पर है, उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, उसका अब आपने उसको हवा में छोड़ दिया, उसका एक वेट है, एक सर्टेन वेट है, ये फर्स्ट सिनेरियो होगा, फर्स्ट स्टेज होगी। सेकंड स्टेज में क्या है, अभी वही वेट है उसका, ठीक है, सेम वेट है, कंसिडर करो मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट वेट बनाया है फॉर इंस्टेंस, और इसमें क्या होगा अब कि अब इसके अंदर एयर रेजिस्टेंस लगने लग जाएगी। एयर रेजिस्टेंस इतनी लगेगी, एयर रेजिस्टेंस बेसिकली रिजल्टेंट फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस हमारी अपवर्ड फोर्स है और जो एक्सेलरेशन है वो रिजल्टेंट फोर्स है। एक्सेलरेशन रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम डाउनवर्ड्स है तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स जा रही है। फिर हमारे पास एयर रेजिस्टेंस जो कि मज़ीद बढ़ जाएगी, क्योंकि हम लोग मज़ीद नीचे जा रहे हैं तो एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा, इसलिए एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अभी भी एक्सेलरेशन नीचे होगी पर अब उसका वैल्यू कम हो गई होगी, लेस एक्सेलरेशन हो गई है कंपैरिजन टू स्टेज, ये 1 है, ये स्टेज 2 है, ये स्टेज 3 है। स्टेज 2 के मुताबिक कंपैरिजन में अब एक्सेलरेशन थोड़ी कम हो गई है। और स्टेज 4 में क्या होता है कि हमारे पास वेट और ये दोनों बैलेंस्ड हो जाते हैं, तो एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो हो जाती है। और जब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है वो हमारी स्टेज 4 हम लोग उसको कंसिडर कर देंगे, फिर हमारे फ्री फॉल में चला जाता है ऑब्जेक्ट। दैट्स व्हाई डी शुड बी द आंसर, decreasing acceleration then zero acceleration. That's it for this topic.